हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश और स्वागत है आपका माय स्कूल पर। तो यार देखो, आज से अपनी जो पीरियोडिक टेबल का जो मेन पार्ट है वो स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि जो अपना बेसिक पार्ट था पीरियोडिक टेबल का वो आपको मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि वो बेसिक पार्ट था। जो वो बेसिक पार्ट से आगे वाली चीजें चलेगी, मतलब वो काम आएगी आपकी बहुत, है ना। लेकिन जो आज से जो स्टार्ट हो रहा है अपना पीरियोडिसिटी, तो पीरियोडिसिटी में क्या होता है भैया, यहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं नीट में सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। बताया था मैंने पहले भी, 80% क्वेश्चन का जो रेशियो होता है यहाँ से होता है, 20% का जो अपना बेसिक पार्ट है उससे होता है, ठीक है ना। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखेंगे तो ये वाला जो मेन पॉइंट है। तो पीरियोडिसिटी में अपन क्या पढ़ते हैं भैया, पीरियोडिसिटी में अपन पढ़ते हैं कि जो भी पीरियोडिक टेबल है अपनी सारी, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें, ठीक है ना, उन प्रॉपर्टीज को यहाँ पे पढ़ा जाता है, ठीक है ना। उनके बारे में अपन को जानना पड़ता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है पीरियोडिक टेबल में। इस तरह से अपन पढ़ेंगे, 10 से 12 प्रॉपर्टीज आपको मैं बताऊंगा, उसमें से 4 से 5 प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन वहीं से आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको सारी चीज पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको एक चीज ये भी बताऊंगा कि भैया कहां से क्वेश्चन आता है नीट में, ठीक है ना। आपको पता नहीं होता क्वेश्चन कहां से आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन मैं सारी एनालाइज करता हूं, मेरा एक्सपीरियंस इन चीजों में, क्वेश्चन कहां से बैठता है हर साल और कहां से क्वेश्चन आता है हर चैप्टर से, ठीक है ना। तो ये वाली चीज मैं आपको बताते चलूंगा यार। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, है ना, एक हेडिंग डालो आप, पीरियोडोसिटी। क्या पीरियोडोसिटी, पीरियोडोसिटी, ठीक है ना, ये वाली डालो। होती क्या है भैया, ये होती है भैया, देखो लिखो यहाँ पे, एक लाइन लिख लो, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटरवल, ठीक है, यहां पे लिख दो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी पीरियोडिक टेबल की जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद, क्या, एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती है। समझ पा रहे हो, एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होती है, रिपीट होती है। ये वाली चीज होती है, इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी, ठीक है ना। इसका रीजन क्या रहता है, इसका रीजन भी लिखो, इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन भी लिखो भैया। यार देखो, मेरे को आपको एक क्वाइरी आई थी आपकी, ठीक है ना, कि भैया थोड़ा राइटिंग अच्छे से लिखो, है ना। तो मैं आज राइटिंग पे बहुत फोकस करूंगा, राइटिंग बहुत अच्छे से लिखूंगा, ठीक है। इसका रीजन लिखो। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है भैया, सेम आउटर सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। मैं आपसे पूछूंगा एक एक चीज, ठीक है ना। ये वाली चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि कोई सा भी एक ग्रुप होता है, ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल में जो भी ग्रुप होता है उसके जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सेम होता है। आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो मतलब उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होती है। बताया था ना, ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम होती है, क्योंकि उसके जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। क्या, उसके आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी ना। तो यहाँ भी यही बोला गया है, क्योंकि प्रॉपर्टी वो डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट होती है, मतलब उनकी प्रॉपर्टी की बात हो रही, तो एक ग्रुप की बात करेंगे अपन, तो ये वही वाली चीज बोली जाएगी ना, सेम आउटर सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उनका जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये वाला रीजन है भैया इसका, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी जो प्रॉपर्टी है, नंबर 1 प्रॉपर्टी में बता देता हूं आपको। तो मैं आपको 10 से 12 प्रॉपर्टी का नाम लिखाऊंगा, ठीक है ना। उन प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो अपन क्या क्या पढ़ेंगे वो चीज मैं बता देता हूं आपको, ठीक है ना। बेसिक जो अपनी जो 5 से 6 लेक्चर अपने नेक्स्ट आने वाले, उनमें ये चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिसमें पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाएगी इन प्रॉपर्टीज के साथ ही, ठीक है ना। जब ये प्रॉपर्टीज का लास्ट चल रहा होगा तो आपके पीरियोडिक टेबल भी खत्म होने वाली होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भैया पढ़ेंगे अपन वैलेंसी, ठीक है। सेकंड नंबर का पढ़ेंगे भैया अपन शील्डिंग इफेक्ट, आ रही है राइटिंग समझ में आपको। सेकंड नंबर का पढ़ेंगे भैया। थर्ड नंबर का पढ़ेंगे अपन जेड इफेक्टिव, क्या, जेड इफेक्टिव पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर का पढ़ेंगे अपन वॉल्यूम, फोर्थ नंबर का क्या पढ़ेंगे अपन, वॉल्यूम पढ़ेंगे। और फिफ्थ नंबर का पढ़ेंगे भैया अपन डेंसिटी पढ़ेंगे। उसके बाद 6 नंबर का पढ़ेंगे अपन एमपी, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, पीपी वगैरह ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर का पढ़ेंगे अपन, ये 6 नंबर का था, ये 7 नंबर का है। 7 नंबर पढ़ेंगे अपन साइज, क्या, साइज पढ़ेंगे। इसको अलग कलर से लिखते हैं यार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने बोली थी 4 से 5 इंपॉर्टेंट वाली आएगी अपने, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट वाली चीज ये आ चुकी है। एक जो इनमें से फर्स्ट नंबर का है साइज। उसके बाद जो ये 7 नंबर का था, ये 8 नंबर का आएगा। 8 नंबर का होता है भैया आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इसको लिख देंगे अपन आई,
ठीक है ना। इसके बाद इस 8 नंबर का था, ये 9 नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो है अपनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं भैया शॉर्ट में ई है। बाद बार में इतना बड़ा शब्द नहीं बोलूंगा, वहां बोलूंगा आई ई है। ठीक है, इस तरह से बोलेंगे। और 10 नंबर की जो प्रॉपर्टी है अपनी वो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझ जाना, ठीक है ना, EN। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर के जो अभी 4-5 में बताऊं छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जो आपको समझना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रहता है भैया सॉफ्टनेस, हार्डनेस। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर का जो रहेगा भैया वो रहेगा रिडक्शन वगैरह होता है ना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, वो रहेगा। उसके बाद जो 13 नंबर का रहेगा, ये लास्ट लिख लो अपन। ठीक है ना, मेटालिक रहेगा। मेटालिक कैरेक्टर मैंने आपको बता ही दिया था ना, मेटालिक कैसे बताया था मैंने आपको, नीचे जाने पर बढ़ते हैं मेटालिक कैरेक्टर, इधर जाने पर घटते हैं, मतलब ग्रुप के साथ बढ़ते हैं और अपन जाएंगे पीरियड्स में तो घटेंगे। ठीक है ना, ये वाली चीज थी। और एक और चीज लिख लो यार, कोई सी भी नंबर लगा के लिख लेना। क्या बोलते हैं, एसिडिक, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर। ठीक है ना, ये बेसिक कैरेक्टर, ये वाली चीज। तो 10 से 12 चीजें जो मैंने आपको लिखा है, इसको नोट डाउन कर लेना। इन्हीं चीजों को अपन पढ़ेंगे, इन्हीं चीजों को पढ़ने के साथ साथ आपकी पीरियोडिक टेबल खत्म हो रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 का जो पॉइंट है अपना वो डालिए भैया वैलेंसी। क्या डालेंगे, नंबर 1 का पॉइंट डालेंगे भैया वैलेंसी। अब आपने वैलेंसी बहुत पढ़ी होगी, ठीक है, बहुत आपने समझी भी होगी, आपको पता भी होगा वैलेंसी क्या होती है। तो मैं आपको यहाँ पर एक ब्रीफ रिवीजन दे दूंगा, है ना, बहुत अच्छे से समझा के चलूंगा, आपको बहुत समझ में आ जाएगा। आपको अगर आपको आती भी नहीं होगी ना वैलेंसी के बारे में क्या है, तो भी चीज आपको समझ में आएगी, क्योंकि अपना तो चल ही रहा है, ऐसा रहना यार कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, सब कुछ आपको समझ में आएगा, श्योर है, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक चीज लिखो भैया, वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है, आप लोगों को पता है इस चीज कि वैलेंसी यार कुछ भी नहीं होती, बहुत बड़ी चीज नहीं होती। वैलेंसी होती है, देखो एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट होता है, कोई भी एटम होता है, ठीक है ना, कोई भी एटम होता है, उसके जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब उनका कॉन्फिगरेशन होता है ना, तो उसके कॉन्फिगरेशन में जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, तो वो कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन से आपको पता करना पड़ेगा। मतलब कोई भी एटम से उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन या गेन करना, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करना या एक्सेप्ट करना, ठीक है, या फिर डोनेट करना, या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा। ठीक है ना, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को आपस में दो एटम से मिलकर आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। क्या करेंगे, या तो एक्सेप्ट करेगा या फिर डोनेट करेगा। क्या, या तो एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा। क्या करेगा, तो एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा, दोनों मिलकर शेयर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। ये चीज होती है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं भैया वैलेंसी। तो एक चीज यहां पे लिखना भैया, इसका मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्या, किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है ना, ये वाली चीज बोली जाती है। और इसके साथ एक लाइन भी लिख लो आप चाहे तो, आपको मैंने जो बोली है ना आपको भी, कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गिव ए एक्सेप्ट, ठीक है, और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन टू अचीव द ऑक्टेट स्टेट। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान में तो आई होगी ना यार, एक चीज आपको ख्याल में मन में आ रहा होगा कि भैया जो कोई भी एटम होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट या एक्सेप्ट क्यों करता है, तो इसलिए करता है वो स्टेबिलिटी पाने के लिए। क्या, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, ठीक है, एक्सेप्ट करता है या डोनेट करता है ना। तो स्टेबिलिटी कैसे आती है, स्टेबिलिटी आती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके। अपने जो आउटर सेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, उसके बोलते हैं ऑक्टेट। तो ऑक्टेट, जब वो ऑक्टेट गेन कर लेता है तो ऑक्टेट गेन करने के बाद उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, तो इसलिए करता है, ठीक है ना। तो इसके लिए वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वैलेंस सेल के, उनकी जरूरत पड़ती है भैया, उनकी नीड पड़ती है, ठीक है, ये वाली चीज थी भैया। अब आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा कि जैसे मान लो कोई सा भी एटम में कोई सा भी एटम ले, एक्स वाला एक्स जेड कोई सा एटम ले लिया अपन ने, ठीक है, ये वाला एटम है टोटल, ठीक है। तो इस वाले एटम में इसके पास आसपास जो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होता है, अपने जो एटम है, अपना जो न्यूक्लियाई होता है उसके आसपास घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन से भैया, ये वाले इलेक्ट्रॉन से, तो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन कौन सा है, तो आउटर सबसे मतलब सबसे बाहर का, सबसे आउट का जो सेल है, तो ये वाला सेल है भैया, वो सबसे आउटर सेल ये वाला है,
पता लगा आपको, ये वाला सेल आउटर सेल है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है इसी को बोला जाता है भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहां से किसी भी एटम की या किसी भी एलिमेंट्स की वैलेंसी निकाली जाती है। अब वो वैलेंसी कैसे निकाली जाती है कि मान लीजिए इस वाले जो बाहर का सबसे आउटर सेल है, अगर आउटर सेल में मान ले 2 या 1 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो वो देखता है कि इसको ऑक्टेट फाइंड करने के लिए, इसको ऑक्टेट गेन करने के लिए क्या जरूरत है। अगर मान लीजिए इसमें 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीटली मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पहले, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, डोनेट कर देगा और ये उस वाली चीज में आ जाएगा, ठीक है ना। और मान लीजिए इस वाले सेल्स में 7 या 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसको क्या रहेगा, नजदीकी वाले जो बाद वाला जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना, तो उसमें से क्या जरूरत पड़ेगी इसको, या तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा या 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेने के बाद इसको ऑक्टेट बना लेगा, अपना ऑक्टेट बना लेगा ना, तो इसलिए इसे बोलते हैं वैलेंस शेल। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने देने की बात होती रहती है, इस तरह ये सारी चीज बोलते हैं। इस तरह मैं अगला जो आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए भैया मेरे पास है एक एटम Na, ठीक है, Na, उसके साथ है Cl, क्या है, Na और Cl, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन है, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 2 8, ठीक है, 2 8 1, क्योंकि इसका 11 होता है ना एटॉमिक नंबर, और इसका कितना होता है, 17 होता है क्लोरीन का, इसका 11 होता है, तो इसका होता है 2 8 1, ठीक है। इसी के साथ क्लोरीन का कितना होता है भैया, 2 8, कितना का 10 हो गया ना, बचे कितने 7, तो 7 आ जाएंगे, ठीक है, 2 8 7 होता है। इसमें एक चीज आपको नजर आ रही होगी कि सोडियम को अपना ऑक्टेट बनाने के लिए भैया क्या रहता है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो इसको क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर जो पॉकेट पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो या ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन कर लेगा। इसके पास कौन सी चीज अच्छी रहेगी कि भैया एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो सिंपल से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा यार, इसके पास तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ऑक्टेट बना लेगा अपना, पॉकेट 7 लेगा। किसी को पास 1 रुपया पड़ा हुआ है उसको दे देगा, किसी को तो अच्छा रहेगा, 7 लेने में बहुत दिक्कत आएगी ना, ठीक है। तो ये वाली चीजें, तो ये सोडियम की क्या, तो सोडियम का नेचर क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को देने का नेचर होता है, ठीक है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब इसकी वैलेंस सेल, इसको बोलते हैं ना आउटर सेल, तो आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन भैया, एक इलेक्ट्रॉन से, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसका ऑक्टेट बना लिया, स्टेबल बना लिया। और बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन में क्या होता है भैया, क्लोरीन में देखो 2 है, 8 है, उसके बाद 7 है, ठीक है ना, ये क्या 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स को क्या एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, क्या एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, जिसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये लेना चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन, ना कि 7 को किसी को थोड़ा ना देगा। 70 रुपए पड़े हैं भाई, ठीक है, 30 रुपए के लिए अपने 100 रुपए थोड़ी खराब कर देगा, समझ पा रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो क्लोरीन क्या लेना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, क्या करेगा ये, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके, है ना, तो इसको कितनी नीड हुई, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की हुई ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया और इसका वैलेंस शेल कितना हो गया, 1 ही हो गया ना भैया। लेने देने वाली बात ही नहीं, तो लेगा या देगा, जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है उसको बोलते हैं एक्सेप्टिंग, और जो दे रहा है उसको बोलते हैं डोनेट, तो उसी को वैलेंसी बोलते हैं किसी भी एटम की, ठीक है। इसका एक हो गया, इसका भी एक हो गया, दोनों को एक हो गया। क्या आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा है कि भैया दोनों का एक एक होता है, लेकिन आपने कहीं पढ़ा होगा +1 +2 +3 होता है ना, ऐसा होता है ना, होता है ना, बिल्कुल ऐसा। तो भैया इसमें मैं बता दूं आपको कि अगर मान लो आप इलेक्ट्रॉन्स के जो आपके पास वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, अगर आप अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को किसी और को दे रहे हो, क्या किसी और को दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, किसी और को दे रहे हो, मतलब आपके पास ज्यादा है, आपके पास पैसा रहेगा जेब में, तभी तो आप अपने पैसे किसी और को दे पाएंगे, मतलब आप प्लस में हो, ठीक है ना, आप पॉजिटिव साइड है आपकी, ठीक है, आपके पास पैसा है। तो भैया आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया किसी को, मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, तो आपका यहाँ पे लग जाएगा प्लस, कि भैया मैंने एक दिया है, प्लस लग गया ना। और जिसने लिया है वो तो कर्जे में डूबेगा, समझ पा रहे हो आप, कर्जे में डूबता है ना जो लेता है, मतलब वो माइनस में हो जाएगा, इसलिए बोला जाता है भैया -1 क्लोरीन का और सोडियम का +1 होता है। समझ पा रही एक चीज बात है। तो ये वाली होती है वैलेंसी, ठीक है ना, वैलेंसी इस तरह से निकालते हैं अपन, ठीक है। और एक चीज आपको समझाई मैंने, आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी कि भैया जो कोई सा भी ये एटम है, ठीक है, एटम है ना, तो यहाँ पे होता है न्यूक्लियाई, ठीक है ना, न्यूक्लियाइड, और उसका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ए इलेक्ट्रॉन, तो ये जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है, तो इसका क्या है, इसका अट्रैक्शन होता है ना इसकी तरफ, न्यूक्लियाई करते हैं ना, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो न्यूक्लियाई होता है वो सारे वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्शन करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना, अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करता है। ये आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन होता है ना, ऐसे, और इन सभी भी होता है, लेकिन आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो उस पर अट्रैक्शन उसका कम जाके लगता है, क्योंकि जो नजदीक होगा उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगी चीजें, दूर वाली चीजों में थोड़ा सा कम अट्रैक्ट होगा। समझ पा रहे हो बातों को, ठीक है ना, ये वाली चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी तो ये वाली चीज में आपको समझ आएगी। इसके बाद अगर मान लो मैं आपसे एक बोलूं
कि भैया हीलियम की क्या होती है, हीलियम होता है, उसके बाद आपने सुना होगा नियोन होता है, उसके सुना होगा आपने ऑर्गन सुना होगा। तो आपने एक चीज देखी होगी कि भैया जो इनर्ट गैस होती है वो है ना, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, उनकी रिएक्टिविटी बहुत डाउन होती है, बहुत लो होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया इनके पास देखो हीलियम का रहता है 1s2, नियोन का कितना होता है 10 मतलब 2 8 होता है, ऑर्गन का कितना होता है 18, कितना होता है 18 मतलब 2 8 8, ठीक है। तो अगर मान लो इसके पास इलेक्ट्रॉन टोटल है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अभी किससे लेगा, इसका जो सेल है सब सेल कंप्लीट भरा हुआ है, ठीक है ना, तो ये किससे रिएक्शन करने की इसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद रहा भैया नियोन है, नियोन के पास जो उसका आउटर सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो क्या ये ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी कोई इलेक्ट्रॉन लेगा? नहीं लेगा भाई, बिल्कुल नहीं लेगा। क्यों लेगा? जब इसके पास इसको स्टेबल होने के लिए जरूरत से ज्यादा चीज है, इसको क्यों चाहिए होगी? जब इसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और ना ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, अपनी स्टेबिलिटी क्यों खराब करेगा? उसके बाद इसके बाद भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो सेम कंडीशन के साथ है, तो इसीलिए ये वाले किसी से रिएक्शन नहीं करते है ना। क्यों रिएक्शन करेंगे भैया जब जरूरत ही नहीं किसी भी चीज की, ठीक है। अभी जो वाला ये वाला स्टेज है, ठीक है ना, ये वाली जो आपकी जो एज है, इसमें जो आपकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, आपकी बहुत इच्छा होती है किसी के साथ रिएक्शन करने की, होती है ना, लेकिन मेरी नहीं होती भाई अभी रिएक्शन इतनी, ठीक है ना। मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ आपसे, 2-3 साल बड़ा होगा मैक्सिमम, ठीक है ना, 2-3 साल बड़ा होगा मैं आपसे, ठीक है ना, क्योंकि आप 18-19 के होंगे ना, तो मैं 2-3 साल ही तुमसे बड़ा हूँ, ठीक है। तो अब मेरी इतनी ज्यादा रिएक्शन करने की इच्छा नहीं होती जितनी तुम्हारी होती है, ठीक है, समझ पा रहे हो चीजों को। इसलिए तो मैं उधर से इनर्ट गैस में चला गया हूँ, इनर्ट गैस में चला गया, मेरी रिएक्शन करने की ज्यादा इच्छा नहीं होती, कम कम होती, ज्यादा नहीं होती, ठीक है। ये वाली चीज देखो, तो ये वाली चीज होगी। इसके बाद मान लीजिए किसी ने बोला भैया mg, क्या mg का बताइए आप, तो mg का आप लोगों को पता होगा ना, जिसका 12 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो इसका कितना होगा 282, ठीक है। तो mg क्या करेगा, अपना ऑक्टेट फाइंड करने के लिए, अपना ऑक्टेट गेन करने के लिए भैया 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, मतलब ये इसकी वैलेंसी कितनी हो गई +2 कैसे इसने डोनेट किया मतलब प्लस, तो प्लस आ गया, 2 करा तो 2 आ गया, mg+2 आप लोगों ने पढ़ा तो होगा ना कहीं कहीं mg+2 होता है। इस तरह से सारी चीजें चलती है भैया, है ना। फिर इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, आपको पता ही है मैं रब करता ही हूँ, मेरी आदत है रब करने की, ठीक है। मैं आपको एकदम पका हुआ माल नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ आप मेहनत करोगे ना तभी सिलेक्शन होगा बेटा, ऐसा नहीं होगा, समझ पा रहे हो चीजों को, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है, मेहनत करोगे ना तभी सिलेक्शन होगा, ऐसे नहीं कहीं से पका हुआ माल मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए। मैं पीडीएफ क्यों नहीं देना चाहता आप लोगों को, नहीं दूंगा, क्यों नहीं दूंगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप अपने आप मजे ले रहे हो, ऐसे थोड़ी चलेगा, मेहनत तो आपको भी करना पड़ेगा बेटा, तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। ये वाली चीज ध्यान रखो। उसके बाद देखो, जैसे मान लीजिए मैंने एक चीज आपको बताई कि जैसे ये वाले 3-4 एलिमेंट्स लेता हूं मैं, ठीक है, 3-4 ग्रुप्स लेता हूं मैं। इसके बाद लियो बेरिलियम, इसका H2 के साथ रहेगा, इसके साथ लो बोरोन हो जाएगा, उसके बाद भैया कार्बन हो जाएगा। तो अब इनकी वैलेंसी निकालो आप, वैलेंसी इनकी होती है भैया Li की कितनी होती है 1 होती है, Be की कितनी होती है भैया 2 होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 4 होती है। आगे जाएंगे भैया, आगे जाने के बाद कितना होता है, कार्बन के बाद कितना होगा BCN आता है भैया, N आएगा, ठीक है, NH2 लिख दूं मैं, ठीक है, NH2 लिख दूं। इसके बाद देखो भैया N आता है, इसके बाद ऑक्सीजन आता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होगा कि कार्बन तक तो ये 4 1 2 3 4 4 बढ़ रही है, लेकिन नाइट्रोजन कितनी होती है, ऑक्सीजन की कितनी होती है 2। तो एक चीज आपको अंदाजा लग रहा होगा कि जो भैया जो अपने पीरियड्स में जाते हैं, अलोंग द पीरियड अपन जाते हैं, तो पहले बढ़ रही है उसके बाद घट रही है, क्या पहले इंक्रीज हो रही है उसके बाद डिक्रीज हो रही है, क्या पहले इंक्रीज हो रही है उसके बाद डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। ये वाली चीज आपको दिखी होगी ना वैलेंसी में, है ना। तो एक लाइन आप अंडरलाइन करेंगे या एक लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो लिखना कि जो भैया वैलेंसी होती है, वैलेंसी होती है विद रेस्पेक्ट टू किसके, हाइड्रोजन या क्लोरीन के, ठीक है ना। along the period, ठीक है, ये लाइन लिख लेना अच्छे से, along the period फर्स्ट इंक्रीज, पहले इंक्रीज, ठीक है ना, देन फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, ये वाली लाइन लिख लेना, वैलेंसी विद रेस्पेक्ट टू H और Cl, ठीक है ना, along the period फर्स्ट देन फर्स्ट इंक्रीज, ठीक है ना, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। पहले क्या होगा, पहले बढ़ेगी फिर घट जाएगी, ये वाली वैलेंसी की इसकी जो वैल्यू होती है, तो ये वाली इस तरह से चलती रहती है, ठीक है ना। ये वाली चीज ध्यान से रखना भैया, और अच्छे से इस चीज को ध्यान में रखो, ठीक है। उसके बाद एक लाइन और लिखो कि भैया एक क्वेश्चन लिखो, मतलब लाइन क्या क्वेश्चन लिखो आप, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देना एक चीज आपको समझ में आएगी जिसको मैं समझाना चाहता हूं आपको कि विच प्रॉपर्टी रिमेन सेम इन ग्रुप, कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो ग्रुप में सेम होती है। फर्स्ट लिखना भैया
वैलेंसी, सेकंड लिखना EN, थर्ड लिखना EA और फोर्थ लिखना साइज। तो आप देखेंगे कि कौन सी रिमेन होती है प्रॉपर्टी। तो भैया ये तीन चीज तो आपको मैंने पढ़ाई नहीं अभी है ना, तो पहले गलत होगी, बाद में पढ़ा दूंगा। तो इसका आंसर आएगा भैया वैलेंसी। तो आपको एक चीज ध्यान आ रही होगी भैया कि मैंने एक चीज बताई थी, ग्रुप में अपन जाते हैं, ठीक है ना, अप टू डाउन ग्रुप में जाते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सेम होता है, बताया होगा ना मैंने आपको, सेम होता है। देखो ये वाला देखो S1 आ रहा है, ये भी S1 आ रहा है, S1 आ रहा है, S1 आ रहा है, S1 आ रहा है। तो एक चीज आप लोगों को मैंने बताई थी, यहाँ पे लिखी होगी, वैलेंसी जो होती है, वैलेंसी क्या होती है, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझ में आई चीज, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही वैलेंसी होती है ना। तो वैलेंसी भैया ग्रुप्स में सेम होती है ना, इसलिए चीज बताई कि विच प्रॉपर्टी रिमेन सेम इन ग्रुप, वैलेंसी, ठीक है ना। ये वाली चीज तो आपको मैं बता दूंगा बाद में, लेकिन सेम रहती है क्योंकि साइज तो बढ़ती है लेकिन ये घटती है, ठीक है ना। ये वाला आंसर रहेगा, बाकी फर्स्ट इसमें आंसर चला जाएगा, ठीक है। वैलेंसी आपको समझ में आएगी, थोड़ा बेसिक मैंने बता दिया आपको, है ना। और बाकी तो आप अलग चैप्टर में फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ ही लेंगे ना, बाकी ये वाली चीज तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ ही भैया अपन शुरू करेंगे जो अपना सेकंड पार्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से अंडरलाइन करना, बहुत अच्छी चीज है जो आपको समझना चाहिए। इसका हेडिंग डालेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। बहुत सारे बच्चों के पेट में दर्द होने लगा होगा, ठीक है भैया स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, आपने तो शील्डिंग इफेक्ट बताया था, भैया आपने तो शील्डिंग इफेक्ट बताया था, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या से आ गया। तो भैया ध्यान रखना, ये इसका सेकंड नाम है। एक चीज मैंने बताई थी ना आपको, क्वेश्चन के कंसेप्ट सेम आते हैं लेकिन नाम में आपको फंसा देता है, कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना, शील्डिंग इफेक्ट की जगह, तो आप फंस जाएंगे भैया हमने शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा था, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहां से आ गया। तो ध्यान रखना स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों का सेम नाम होता है, ठीक है। इसमें समझने वाली एक चीज होती है भैया स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा कुछ नहीं होता है, एक चीज बहुत अच्छा कंसेप्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो वाली समझना, कि अपन ने कोई सा भी एक एटम लिया, ठीक है, एक एटम लिया अपन ने, ठीक है ना, उस एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए किसी भी एटम में 5 या 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहेंगे, उसके इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना। तो आप लोगों को एक चीज पता होगी, मैंने अभी यहाँ पे बताई थी, ये मिटा दी मैंने, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे बताई थी, बता रहा हूं कि जो आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है इनको बोलते हैं वैलेंस सेल, ठीक है ना। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उनको बोलते हैं वैलेंसी, मतलब जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो ये नाभिक होता है ना, इसका न्यूक्लियाई होता है, नाभिक हिंदी में बोलते हैं, बाकी न्यूक्लियाई होता है ना, तो न्यूक्लियाई का इसकी तरफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियाई का क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ अट्रैक्शन करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, ये वाली चीज होती है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स का अंदर की तरफ अट्रैक्शन होता रहता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो ये भी न्यूक्लियाई हुआ इसकी तरफ अट्रैक्शन होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, ये होता है भैया कि इन दोनों के बीच में आता है, क्या, इन दोनों के बीच में जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनर सेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इन दोनों का जो इफेक्ट होता है, इस इफेक्ट को कमजोर करते हैं, मतलब जो ये वाला फोर्स होता है ना, अट्रैक्शन फोर्स, इस अट्रैक्शन फोर्स को कम करते हैं बीच में आके, क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसमें बीच में आके इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये क्या होता है भैया, मतलब एक चीज समझो, इन दोनों के बीच में मतलब न्यूक्लियर और आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है उसके बीच में होते हैं ना इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स, ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के अट्रैक्शन को कम करते हैं। अब ये कम कैसे करेंगे, ये क्या करेंगे, जो इनका जो फोर्स होता है ना, जो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर के सेल के इलेक्ट्रॉन्स पे एक रिपल्सन बल लगाते हैं, रिपल्सन फोर्स लगाते हैं, क्या, रिपल्सन फोर्स लगाते हैं, मतलब इनको धक्का मारते हैं इधर की साइड, ठीक है ना। तो इधर की तरफ धक्का मारेंगे तो कहीं ना कहीं इनका जो दोनों का बीच का जो अट्रैक्शन है तो कम होगा। अरे भाई दोनों के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, बीच में कोई आया, समझ लो इस चीज को, मान लीजिए तुम्हारा कहीं से कहीं कोई अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना, होता है ना, दो लोगों के बीच में अगर तीसरा कोई आया, दो लोगों के बीच में अगर तीसरा कोई आया तो दोनों की बात तो बिगड़ती ही है, काम तो खराब होता ही है, ठीक है ना। इसलिए भैया किसी को बीच में मत आने देना, ठीक है ना, किसी को बीच में मत आने देना। एक भी बीच में आया ना कोई एक इंसान भी तो आपके दिक्कत हो जाएगी आपकी चीजों में, इसलिए बीच में किसी को मत आने देना। तो यही थी, बीच वाला आके काम खराब कर देता है, मतलब इन दोनों का अट्रैक्शन कम कर देता है, तो इसे बोलते हैं भैया क्या, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है ना। मतलब जो इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इन दोनों का जो अट्रैक्शन चल रहा था, इनका जो चक्कर चल रहा था, जो भी मामला, ठीक है ना, इसको कम कर देते हैं भैया, इसको क्या करेंगे, इसको कम कर देते हैं, इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है ना। और इसको कहीं से डिनोट करते हैं, इसको करते हैं सिग्मा से, कहीं से
इसको करते हैं सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये वाली चीज समझ जाना कि मतलब आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियाई की तरफ जो अट्रैक्ट होते हैं, उसके बीच में जो इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स बीच में उनके पड़े रहते हैं, वो सारे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के और इसके बीच का जो अट्रैक्शन था उसको कम कर देते हैं। कम कैसे करते हैं? कम करते हैं इसकी तरफ धक्का मार, इसकी तरफ रिपल्सन फोर्स लगाकर कम करते हैं। ये वाली चीज ध्यान रखना है ना। तो भैया एक लाइन लिखो, एक लाइन लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन बाय द, किसके द्वारा? बाय द टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, बाय द टोटल नंबर ऑफ, बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर सेल। मतलब इनर सेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके, एक नहीं, अगर मान ले 5 भी रहे ना, सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन्स के बाद 5 भी अंदर रहे, 7 भी रहे, 6 भी रहे, तो सारे मिलके उस पर फोर्स लगाते हैं भैया। वो अकेला इंसान बीच में तुम्हारे, मैंने तो बोला एक आ जाए जिसमें काम खराब होता है, कभी 4-5 आ गया तो वो तो काम ही खराब हो गया भैया। क्या करेगा अकेला बेचारा? कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। इनर सेल क्या लिखा मैंने? FORC, ठीक है ना। FORC मतलब फोर्स है भैया, ये लिखो फोर्स, फोर्स ऑफ रिपल्सन बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर सेल। इट्स कॉल्ड, क्या होगा? इट्स कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये लाइन लिखना बहुत अच्छे से, ठीक है ना। इट्स कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है ना। ये वाली लाइन लिख लेना, बहुत नोट कर लेना, ठीक है। मैं मिटाने वाला हूँ थोड़ी देर में, अभी नहीं मिटा दूंगा, थोड़ा सा समझो, ठीक है। ये वाली चीज होती है। एक चीज आपको समझ में आई होगी कि भैया जैसे मान ले ये वाला एटम से, ये वाला एटम बाहर के इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है और जो ये न्यूक्लियाई होता है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, इस अट्रैक्शन ये वाले आके ये वाले क्या करते हैं? इसको कम कर देते हैं, ठीक है ना। इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इसको कहीं से डिनोट करते हैं? सिग्मा से ही, ठीक है। इतना सा आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर नहीं भी आया होगा ना, थोड़ा बहुत भी आया होगा ना, तो अब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी देखो एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिया, जैसे मान ले कोई सा भी लिया, फर्स्ट एलिमेंट लिया मैंने लिथियम, ठीक है। अब लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भैया? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स हुए ना, तो जैसे मान ले ये लिथियम है, ये लिथियम के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना। तो 3 सबसे आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कौन सा? ये वाला रहेगा। कौन सा? ये वाला इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। उसके बाद इसके इनर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक नहीं, इसके बीच 2 है। तो मतलब ये दोनों मिलकर क्या कर देंगे? इसकी तरफ रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, बाहर वाले की तरफ जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन्स है उसकी तरफ रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। रिपल्सन फोर्स लगाने के बाद इनके बीच में जो भी अट्रैक्शन लग रहा था इसको कम कर देंगे। मान लीजिए इसका जो इनके बीच का जो मान लीजिए 10 है, ठीक है ना, इनके बीच में 10 है। अगर मान ली इसने 3 या 4 भी लगाया, कुछ भी, ठीक है ना, वैल्यू बता रहा हूं मैं, एक चीज समझना, इनके बीच 10 है इन दोनों के बीच में। इन दोनों ने मान ले 4 लगाया, ठीक है, 4 लगाया, तो कितना बचेगा? 6 बचेगा भैया, 6 बचेगा ना। इस तरह से इसको कम कर देते हैं, मतलब इनके अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना। ये मतलब इनकी डिक्रीज करता है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू को डिक्रीज करता है, मतलब इसके जो अट्रैक्शन है इसको डिक्रीज करता है ना। और एक चीज फिर मैं आपको यहाँ पे एक चीज इसके साथ एक चीज समझा देता हूँ। स्क्रीनिंग इफेक्ट के बाद जो अपना अगला टॉपिक है भैया जेड इफेक्टिव होता है। तो जेड इफेक्टिव किसे बोलते हैं? जेड इफेक्टिव बोलते हैं भैया, जेड इफेक्टिव क्या होता है? जो न्यूक्लियाई है ना, जेड इफेक्टिव मतलब क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज से क्या होता है? ये वाला होता है ना, न्यूक्लियाई होता है। न्यूक्लियाई में टोटल कितना चार्ज है? तो चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना भैया कि मान लीजिए ये वाला एटम्स है, इसका न्यूक्लियाई चार्ज कितना है आपको पता नहीं, लेकिन जो न्यूक्लियाई है, ठीक है ना, न्यूक्लियाई का अट्रैक्शन किसकी तरफ रखता है? आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन की तरफ, मतलब वैलेंस सेल की तरफ। इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? अट्रैक्शन लग रहा है। अट्रैक्शन लगने के बाद जो बीच वाले शिल्डिंग इफेक्ट लगा, शिल्डिंग इफेक्ट लगाने के बाद इसका कम हो गया मान, ठीक है ना। पहले मान ले 10 था, इसका मान ले 5 लगाया, तो कितना बचा? 5 बचा ना, ठीक है ना। तो इन दोनों को बीच में क्या अट्रैक्शन को कम करते हैं? रिफ्लेक्शन लगा के। तो एक चीज ध्यान रखना, शिल्डिंग इफेक्ट के बाद जो इनकी जो जेड इफेक्टिव जो बचता है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब पहले 10 था, इसने 5 कर दिया, 5 कम करने के बाद या 4 कम करने के बाद कितना बचा? 6 बचा। तो इसी को बोलते हैं भैया जेड इफेक्टिव। क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव। कोई आपसे पूछे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है किसी भी एटम पे, तो भैया उसके उसमें शिल्डिंग इफेक्ट कितना लगा, उसके बाद जो बचा टोटल, उसके बाद जो बचा उसे बोलते हैं जेड इफेक्टिव। क्या? उसे बोलते हैं जेड इफेक्टिव। समझना, अभी मैं समझा रहा हूं बाद में, ताकि आपको अच्छा लिंक मिलेगा, ठीक है ना। ये वाली चीज है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान ले आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए सैलरी आ रही कहीं से, कितना? 10 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ रही। उसके बाद आपको पता होगा ना कि आपको स्लेब में जो टैक्स का स्लेब है वो मान ले आपका 30% टैक्स कट रहा है। टैक्स कट कितना कट रहा है? 30%, है ना। मतलब 3 लाख रुपए आपका टैक्स कट गया, ठीक है। मतलब समझिए यहाँ पे आपके पास 10 लाख रुपए आ रहे, उसमें टैक्स कितना कटा आपका? 30% कटा, ठीक है। 30% कटना मतलब 3 लाख रुपए।
3 लाख रुपए कटा, उसके बाद आपके अकाउंट में कितना अकाउंट बैलेंस आया, 7 लाख आया। ठीक है, तो यहां पे समझना ये तो हो गया न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना, जो बैंक से आपका पैसा आया, किसी कंपनी से पैसा आया, ठीक है। उसके बाद जो 30% टैक्स कटा उसको बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। कितना, इस टैक्स को शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, मतलब इसने 3 लाख रुपए काट लिया आपके। ये काटने के बाद आपके अकाउंट में कितना बचा, इसके बोलते हैं भैया जेड इफेक्टिव। इसको क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव, इसी को बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वहां से 10 लाख रुपए आ रहे हैं तो उसको जेड इफेक्टिव बोल देंगे, उसको जेड इफेक्टिव नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, उसको जेड इफेक्टिव नहीं बोलेंगे, जेड इफेक्टिव बोलेंगे उसका जो टैक्स है, बीच का टैक्स कटने के बाद आपके अकाउंट में कितना पैसा बचा उसे बोलते हैं जेड इफेक्टिव। ठीक है, एक बात समझ में आएगी ना आपको, तो इस तरह से जेड इफेक्टिव बनता है। ठीक है, तो अपन कंटिन्यू करते हैं भैया शिल्डिंग इफेक्ट को। ये वाली चीज बीच में मैंने आपको समझा दी ताकि आगे आपको लिंक मिल जाएगा, बाद में दोबारा मेरे को समझाना नहीं पड़ेगा, समझ जाऊंगा सही, लेकिन थोड़ी हेल्प मिलेगी आप लोगों को। इस तरह से चलेगी भैया। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, एक एग्जाम्पल देके दिया था मैंने आपको। उसके बाद मान लीजिए जैसे मैंने सेकंड एग्जाम्पल लिया और अच्छे समझेगा, Na लिया सोडियम। सोडियम में कितना होगा भैया, 11 रहेंगे, ठीक है ना, 11 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। जैसे मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन था 1s2 2s2 2p6 10 हो गया ना। उसके बाद 3 में 3s1 आएगा, ठीक है, 3s1 आया ना। तो सबसे आउटर सेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन्स पे भैया बाहर में एक इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। उसके बाद इसके इनर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इनर सेल्स में भैया 6 2 2 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है भैया। तो एक बात ध्यान रखना भैया, किसी की तरफ बीच में, अगर आपके बीच में एक इंसान आ रहा है तो कितना फोर्स लगेगा, मतलब कम चीजें खराब होगी आपकी। किसी के बीच में 2 आ गए तो और ज्यादा खराब हो जाएगी। और इसके तो भैया कि 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 10 लोग आ गए, 10 लोग आ गए बीच में, क्या हालत हुई होगी इसकी। तो यार ये अकेला इंसान इधर 10 मारेंगे काटेंगे भैया, हालत खराब कर देंगे इसकी, तो ठीक है ना। तो भैया मैं तुझसे बोलता हूँ कि तू अपना है ना, जिस गली से आया था ना उसी गली से निकल रहे, पतली गली से, ठीक है ना। दोबारा मैसेज कॉल तो छोड़ दो, तो नंबर ही डिलीट कर देना। 10 है भैया, 1-2 तो संभाल लेता, मैं भी थोड़ी हेल्प कर दिया, 10 को मैं भी नहीं हेल्प कर पाऊंगा तुम्हारी। 10 तो काम खराब कर देंगे भैया, है ना, ऐसा मारेंगे ना, गली गलियों में जाके मारेंगे भैया, भगा भगा के मारेंगे। इसलिए यहां से निकल ले, ये मैं सलाह देता हूँ इस चीज को, ठीक है। तो भैया 10 आए, 10 आने के बाद इनका तो बहुत ज्यादा रहेगा, मतलब शिल्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या, शिल्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो है ना, शिल्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब क्या, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, शिल्डिंग इफेक्ट और ज्यादा बढ़ रहा है। समझ आई चीज आपको, एटॉमिक नंबर बढ़ा, शिल्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ा, ठीक है ना। तो इसी के अनुसार एक अपन मान लो आपके पास एक फॉर्मूला बन जाता है कि जेड इफेक्टिव का बनता है वो जेड इफेक्टिव का, ठीक है ना। एक चीज मैंने आपको बताई थी ना, जैसे 10 मान लो, 10 में से आपका 30% टैक्स कटने के बाद आपके अकाउंट में कितना बचा, 7 लाख रुपया, 3 कट गया, ठीक है ना। तो भैया जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे अपन, ये जेड इफेक्टिव निकालने के लिए क्या ये वाला जेड इफेक्टिव रहता है ना, जेड इफेक्टिव का एक फॉर्मूला होता है जेड इफेक्टिव, है ना। उसके बाद जेड माइनस सिग्मा, ये वाला फॉर्मूला होता है। ये वाला फॉर्मूला कैसे होता है कि यहाँ पे बचा 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए रख दिया अपन ने। उसके बाद जो बैंक है मैंने बताया था ना आपको, ये न्यूक्लियर होता है, मतलब जेड है ना, न्यूक्लियर, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर का कितना 10 था, इसका कितना 3 लाख कटा, है ना, मतलब ये टैक्स कटा, मतलब सिग्मा, मैंने बोलता हूँ शिल्डिंग इफेक्ट सिग्मा होता है, 3 कटा तो हो गया ना 7, 10 माइनस 3 मतलब 7 हो गया। तो जेड इफेक्टिव निकालने के लिए जो न्यूक्लियर का जो चार्ज होता है उसमें से शिल्डिंग इफेक्ट घटाने के बाद ये वाला बनता है, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, आगे में लिखा दूंगा, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। आपको कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट समझ में आया ना। तो आप एक चीज ध्यान रखो कि आपसे कोई पूछा जाए कि भैया जीरो सिग्मा वाले जो कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन से एटम होते हैं, तो मैं बोलूंगा भैया हाइड्रोजन होता है, हीलियम प्लस होता है, ठीक है ना, लिथियम +2 होता है। ये होता है, ये कैसे होता है कि देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब ये वाला एटम है, इसके बाहर में आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन से नहीं रहेंगे। अगर बीच में इलेक्ट्रॉन से नहीं आया तो फिर काहे खराब होएगा, आपका अच्छा चल रहा है, बीच में कोई आया ही नहीं तो हमारा सब कुछ अच्छा चलेगा, मतलब जीरो शिल्डिंग इफेक्ट चलेगा ना, उस तरह चलेगा। हीलियम है, हीलियम के 2 होते हैं, 2 में से 1 निकला, मतलब 2 में से 1 निकला तो फिर भी 1 ही बचा। लिथियम के 3 होते हैं, 3 के 2 निकल जाएंगे बीच में से, ठीक है ना, 2 निकल गए फिर भी 1 ही बचा, मतलब अच्छा चलेगा तुम्हारा सब कुछ, ठीक है ना। इससे आपको सारा कुछ समझना पड़ेगा। उसके बाद एक और चीज सामने आती है कि भैया जो सिग्मा है, सिग्मा को कैसे निकालेंगे अपन, ठीक है ना। सिग्मा की मैंने वहां पे बताया था ना आपको 10%, 10 में से 7 घटाया, ठीक है ना, 3 मतलब 10 तब मैंने वहां पे बताया था ना आपको 10 है, 10 में से आपने 3 घटाया, 7 बचा, ठीक है ना। तो लेकिन इस 3 को निकालेंगे कैसे, मतलब सिग्मा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो उस टाइम पे भैया एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था स्लेटर। क्या स्लेटर, उन्होंने एक रूल दिया, स्लेटर ने एक रूल दिया भैया, उन्होंने रूल क्या दिया
कि जैसे भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके जो ns इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब सबसे आउटर सेल के n वही होता है ना जो सबसे आउटर है, उसको बोलते हैं ns या np, ठीक है ना। p भी होता है ना कभी कभी बाहर में, ns भी हो सकता है, ठीक है ना। इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भैया, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है 0.35 होती है। ns या np की जो सिग्मा होता है ना, अपन निकालेंगे कैसे, अपन बेसिक ये वाला फॉर्मूला इसको लगा देंगे। अगर मान लो आउटर सेल में ns या np इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, एस या पी के इलेक्ट्रॉन एन वाला जो इनकी वैल्यू आ रही है मतलब आउटर सेल में, ठीक है ना, तो उसकी बता देंगे भैया 0.35, ठीक है। उसके बाद जो n-1 मतलब डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, n-1 में मतलब डी इलेक्ट्रॉन्स है वहां पर, ठीक है ना। n-1 मतलब डी वाला होता है ना, n के अंदर वाले, अगर मान लो वहां पे s या p या d इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है ना, f तो आएंगे नहीं, तो इनका रह जाएगा भैया 0.85 रहेगा, ठीक है। फिर n-2 आ गया, मतलब तीसरे नंबर पे n-1 n-2, वहां पे भैया कौन कौन से आ जाएंगे, वहां तो एस पी आ सकता है, डी भी आ सकता है, एफ भी आ सकता है, चारों आ सकते हैं ना, तो इनका होता है भैया 1। अगर थर्ड नंबर पर है मतलब n-3 तक एस पी डी एफ है तो वहां पे उनका लगाएंगे एक, कितना 1 लगाएंगे सिंगल। तो इसको ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। एक चीज आपको अच्छे समझ में आएगी ना, n होता है उसके अंदर आएंगे तो n-1 होता है, उसके अंदर आएंगे तो n-2 होता है, और उसके अंदर आएंगे तो n-3 होता है ना, तो इसका ये लगा देना, एक ही लगा देना इसका, तो ठीक है ना। ये वाली होती है चीज, ये वाली चीज अच्छे से समझो, ठीक है। उसके बाद देखते मैं मान लो आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूँ आपको, है ना। एग्जांपल लूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल लिया मैंने ये वाला 1s2 2s2 2p6 3s1 ले लो, ठीक है। अब देखो ये वाला सबसे बाहर में है, सबसे आउट में इसको बोलेंगे n, और जो 2s 2p है इसको बोलेंगे n-1, और ये वाला जो है इसको तो अपन बोलते हैं n-2, है ना। अगर मान लो n वाला आ गया तो इसका कितना लगाएंगे 0.35 लगाएंगे, इसका कितना लगाएंगे 0.85 लगाएंगे, इसका कितना लगाएंगे 1 लगाएंगे सिंगल। समझ में आएगी ना चीज को। अब ये कैसे लगाना है मैं बताता हूँ, ये कैसे लगाना है मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई सा भी लिया, सोडियम नहीं, सोडियम हर बार लेते हैं, पोटेशियम लेते हैं, इस बार आपका कैल्शियम है ना, इसको लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अपन 1s2 2s2 2p6, ठीक है। उसके बाद आएगा 3 वाली 3s2 3p6, है ना। कितना हो गया भैया 6 2 8 10 18 हो गया, है ना। तो इसके बाद आएगा 4s1, ठीक है, 4s1 आ गया। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी ना, सबसे बाहर में क्या रहेगा n रहेगा, उसके बाद में जो थर्ड वाला रहेगा, थर्ड उसको बोलेंगे n-1, और 2 वाला है उसको बोलेंगे भैया n-2, और जो s वाला है उसको बोलेंगे भैया n-3। तो n-3 का भी ऐसा ही लगा देंगे अपन। अब इसको निकालने का बताऊं, सेलेक्ट रूल लगा के कैसे निकाला जाता है। ये वाला हो गया। अब इसको निकालेंगे कैसे भैया, कि जैसे मैंने एक चीज आपको अच्छे से बताई थी कि जो अपना जो आउटर सेल है, कितने आउटर सेल है, तो आउटर सेल में तो अट्रैक्शन होता ही है एटम का, जैसे पोटेशियम है तो इसका तो इसके साथ तो रहेगा ही सही। जो इनके बीच के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनर सेल्स के, तो इनर सेल्स के तो वाले ही, ऐसा नहीं कि इसका भी निकाल दो आप, इसका मत निकाल देना भाई, गलती हो जाएगी। इन तीनों का निकालना है मतलब, ठीक है ना। अगर इन तीनों का निकालेंगे अपन, मतलब इनर सेल का सेलेक्टर रूल तो यही लगता है, मतलब सिग्मा तो इनका होता है, शेल्डिंग इफेक्ट तो इन तीनों का लगता है यार, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन का लगता है ना शेल्डिंग इफेक्ट, तो ये वाला होता है। तो इसको कैसे निकालेंगे भैया, जैसे मान लो शुरू से यहाँ से शुरू करते हैं अपन, ठीक है, यहां से शुरू करते हैं n-1 n-2, ठीक है। तो इनका निकाल लेंगे, जैसे इनके कितने इलेक्ट्रॉन है 6, इसके कितने 2, इसके कितने 2, मतलब कितने के 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कितने हुए 10 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बोला था ना ये इलेक्ट्रॉन से मतलब ns या np में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स तो इनकी वैल्यू कितनी होती है 0.35, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको इस वाली वैल्यू से करेंगे अपन, कितना करेंगे 0.35 से। लेकिन मैंने एक चीज आपको बताई थी यार कि भैया जो अपने पास तो ये वाला n-3 है, अब ये n है, ये तो n की वैल्यू होती है ना, ऐसे ध्यान रखना, मैं ऐसे ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अपन को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा भैया n2 n3 की वैल्यू है ना, तो यहाँ 0.35 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अपन, करेंगे 1 से, मतलब ये 1 से हो गया। उसके बाद प्लस करेंगे, ठीक है, समझना इस चीज को, आगे फॉलो करना, प्लस करेंगे। उसके बाद जाएंगे भैया अपन n-2 का तो हो गया, उसके बाद अपन जाएंगे भैया n-1 में, मतलब n-1 में कितना है 0.85। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन 6 और 2 कितना होगा 8 इंटू कितना 0.85, इसको करेंगे अपन तो कितना आएगा 6.4 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 6.4 के आसपास आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा ये 10 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10.4 आ जाएगा। ये कितना हो गया, सिग्मा निकल गया अपना, कितना निकल गया सिग्मा निकल गया। अगर कोई बोल दे अपन से भैया जेड इफेक्टिव भी निकाल दो, जेड इफेक्टिव निकाल, तो जेड इफेक्टिव कितना होता था जेड माइनस सिग्मा, बताया था मैंने आप लोगों को। जेड मतलब एटॉमिक नंबर 19 होता है ना,
19 होता है ना पोटेशियम का, तो 19 और इस 16 कर देंगे माइनस, इसमें से 16 माइनस 16 माइनस 4 है ना, तो जितना भी बचेगा यहाँ से 3 के 3.6 वगैरह, तो ये आंसर आ जाएगा 3.6। बहुत ईजी है ना, इस तरह से निकाल लेना। बाकी तो आपको समझ में आ ही रहेगी चीजें अच्छे से। एक दो और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया लिथियम, बहुत फेवरेट है लिथियम। लिथियम लिया, लिथियम लेने के बाद 1s2 आ गया, और कितना होता है 2s1 होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है भैया इसमें? आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है इसको मत जोड़ देना, इसको मत जोड़ देना। अपन को जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से इनर से, इनका ही जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे भैया, 2 है, ठीक है ना। तो ये वाला तो n हो गया, ये n-1 हो गया, मतलब 0.85 से कर देंगे, तो इसका कितना आ जाएगा 1.7 के आसपास आ जाएगा। ये आएगा ना, सिग्मा आ गया ये सिग्मा। अगर आपने बोला जेड इफेक्टिव निकालो, जेड इफेक्टिव निकालेंगे तो जेड माइनस सिग्मा कर देंगे, ठीक है। तो जेड कितना है इसका, लिथियम का 3 है, 3 में से 1.7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.3 आ जाएगा। इस तरह से निकाल देंगे। चलो कितना ईजी है ना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है। प्रैक्टिस करोगे ना सब कुछ समझ में आएगा। अब एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट लिख लो इस बीच में, कि एक होता है भैया जो अपने पास जो सेल्स होते हैं, ठीक है ना, सेल्स होते हैं उनके होते हैं सब सेल, मतलब जो कोई सा भी एटम है ना, इस एटम के आसपास भैया होते हैं 4 सब सेल होते हैं ना। एक तो एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझ में आई होगी, जो भी आपका एटम है उसके करीब में क्या होता है, एस होता है ना, उसके बाद पी एस, शुरुआत भी ऐसे होता है ना, एस पी डी एफ, है ना। तो इनका जो एक रूल होता है भैया, उसे बोलते हैं ड्यू टू पेनेट्रेशन। पावर, ड्यू टू पेनेट्रेशन पावर, इनकी जो एक ऑर्डर होता है भैया एस पी डी एफ, ठीक है ना। ये वाला ऑर्डर ध्यान रखना, क्वेश्चन हमेशा आता है कि ड्यू टू पेनेट्रेशन पावर इसका क्या होती है, इसका क्या ऑर्डर होता है, तो आपको रखना है एस पी डी एफ में, ठीक है ना। इसका सबसे ज्यादा पी फिर डी एफ, इस तरह से होता है, ठीक है ना। ये वाली चीज आपको समझ में अच्छे से आई गई होगी ना। तो आज का जो अपना टॉपिक था ना, वो शेल्डिंग इफेक्ट वाला खत्म हो गया। शेल्डिंग इफेक्ट आपने समझ में आया होगा ना, क्या बताया मैंने। उसके बाद जो अपना अगला पॉइंट है भैया वो है जेड इफेक्टिव। आपको क्या लगा क्लास खत्म कर रहा हूं? नहीं, क्लास खत्म नहीं करूंगा, अभी लूंगा, ठीक है। जेड इफेक्टिव इसको बोलेंगे भैया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका ये होता है ना फॉर्म, इसको ये बोलते हैं जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना। इसमें एक लाइन लिख लेंगे, आपको मैंने पहले बताई थी भैया, क्या बताई थी मैंने, नेट न्यूक्लियर। अब देखो मैंने वहां पे जो चीज बताई यहाँ पे काम आएगी, अब आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मैंने वहीं समझा दिया सारा कुछ, है ना। नेट न्यूक्लियर अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेट न्यूक्लियर अट्रैक्शन मतलब सारा जो होता है ना न्यूक्लियाई होता है उसका नेट अट्रैक्शन, न्यूक्लियाई पे कितना अट्रैक्शन बचा आपके पास, रिमेनिंग अट्रैक्शन कितना बचा शील्डिंग इफेक्ट के बाद, ठीक है ना। ये वाली चीज मैंने लिखा है, वैलेंस शेल पे जितना अट्रैक्शन था इस न्यूक्लियाई का, उसका जो नेट रिमेनिंग जो होता है अट्रैक्शन, उसको बोलते हैं भैया जेड इफेक्टिव। अच्छे से मैंने पहले भी समझाया था ना कि ये वाला कोई भी एटम है, इसका आउटर सेल है, आउटर सेल पे कितना अट्रैक्शन लग रहा है, इसके बीच में कितना आपका सिग्मा है, ठीक है ना। इस वाले सिग्मा को माइनस करने के बाद जो इनका अट्रैक्शन बचेगा, इन दोनों का जो अट्रैक्शन बचेगा उसको बोलेंगे जेड इफेक्टिव। आया समझ में? ये वाली चीज थी, आपको समझनी पड़ेगी यार, काम तो आप आएगा ही सही ना आपके। तो एक चीज ध्यान रखना भैया, जेड इफेक्टिव होता है 2 तरह से चलता है। एक तो चलता है ना भैया सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो मैंने बताया ना सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली, और एक होती मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है ना। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है, ये वाली होती है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कौन कौन सी चीजें होती है मैंने आपको बताई थी वहां पे, कि वहां पे क्या होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, देखो ना यार, ये मैंने आया रहा सिंगल इलेक्ट्रॉन है जीरो, वहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ना, वहां पे देखो हाइड्रोजन है, ठीक है, हीलियम प्लस है, लिथियम प्लस 2 है। तो इनका क्या होता है सिग्मा, क्या होता है इसका सिग्मा 0 होता है ना, मतलब बीच में कोई इलेक्ट्रॉन से नहीं आ रहा है, इनके बीच में तो सिग्मा कहां से लगेगा, मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के बीच में अगर कुछ इलेक्ट्रॉन आएंगे तभी तो सिग्मा लगेगा, वरना नहीं लगेगा, है ना। तो ये वाली चीज दो, इसमें क्या होता है सिग्मा 0 होता है, सिग्मा 0 होता है ना, समझ में आ रही है चीज आपको, सिग्मा 0 होता है। तो जेड इफेक्टिव कितना रहेगा भैया, जेड इफेक्टिव किसके बराबर रह जाएगा, जेड से, क्योंकि जेड इफेक्टिव का ये फॉर्मूला था जेड माइनस सिग्मा। अगर 0 है तो जेड इफेक्टिव किसके बराबर रहेगा, जेड के बराबर रहेगा। तो ये वाली चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। और मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होता है सिग्मा नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होता ना, बिल्कुल भी नहीं होता ना यार, ये वाली चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव, तो इसमें क्या रहेगा भैया, इसमें जेड इफेक्टिव से ज्यादा रहेगा हमेशा जेड,
न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहेगा जेड इफेक्टिव से। ये वाली चीज़ ध्यान रखना। ऐसा क्यों रहेगा? क्योंकि मान लीजिए ये जेड है, ये सिग्मा है, ठीक है ना, ये जेड इफेक्टिव है, ठीक है। अगर मान लो इसकी वैल्यू रहेगी, इसकी वैल्यू मान ले 4 रहेगी, ठीक है, इसकी 4 रहेगी तो जेड इफेक्टिव में 4 तो कम हो जाएगा। इसकी मान ले 10 है, इसकी 4 है, तो 4 होने के बाद कितनी हो जाएगी भैया? इसकी बचेगी 6 बचेगी ना रिमेनिंग। अगर मान ले सिग्मा की वैल्यू 5 है तो इसकी 5 बचेगी ना। इस तरह से मतलब ये हमेशा जो जेड इफेक्टिव रहेगा, जेड इफेक्टिव भैया इसमें ये वाली वैल्यू काम करेगी, मतलब जो जेड है उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है जो ज्यादा रहेगा। ध्यान रखो यार, है ना, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहेगा ना। इस चीज को अच्छे से समझो। मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को आज, क्योंकि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा। आगे वाली चीजें इनसे चलेगी और बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं ज्यादातर, इनको समझना बहुत जरूरी है। और उसके बाद देखना कल वाली क्लास अपन लेंगे ना, मतलब मंडे वाली, आज सैटरडे है ना, तो आज अपनी संडे को क्लास आएगी नहीं, मंडे वाली क्लास लेने के पहले इसको अच्छे से समझ के आना, बहुत अच्छे से समझ के आना। अगर कुछ दिक्कत भी आ रही है ना आपको समझने में, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहां पे मैं आपको समझा दूंगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आए तो अगली क्लास में दिक्कत हो जाएगी भैया, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं वहां पे आपको समझा दूंगा सारा जो भी आपको नहीं आएगा।